हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? हाउ आर यू? फाइन. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेसिप्रेशन. द कमिंग पॉइंट रेसिप्रेशन. लास्ट टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो डिस्क्राइब हो गया था. अब आप चलते हैं रेसिप्रेशन पे. डेफिनेशन. न्यूट्रिशन में आपको क्या मिला था? फूड मिल गया था. अब वो फूड आपके सेल्स जो होंगे, बॉडी के जो सेल्स होंगे, वो यूटिलाइज कैसे करेंगे? रेसिप्रेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेसिप्रेशन. सिंपल सी डेफिनेशन है. हुआ क्या था एक्चुअली में? न्यूट्रिशन आया था, ठीक है. क्या आया था बेटा? न्यूट्रिशन. फूड की फॉर्म में आया था. और फूड क्या था बेटा? C6H12O6. क्लियर? ये कहाँ पे था? सेल्स में पहुंच गया था. कहाँ पे आ गया था? सेल्स में. क्लियर? अब इसको करना क्या है? अब इसको ब्रेक डाउन करना है. क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है. अब ब्रेक डाउन करेगा कौन? ब्रेक डाउन करेगा. ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए कि ऑक्सीजन. क्या चाहिए? O2. वो इसको क्या करेगी? ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन करेगी और ब्रेक डाउन करके क्या बनना है बेटा? CO2 बनेगा. CO2 गैस बनेगी, वाटर बनेगा, H2 लिखते हैं सीधा, प्लस एनर्जी. एनर्जी निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी. किस फॉर्म में रिलीज होगी? ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP. ATP यहीं पे लर्न कर लो. दिस इज कॉल्ड करेंसी. एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. बॉडी कह लो, सेल कह लो, एक ही बात है. तो एनर्जी करेंसी क्या है आपकी? सेल की ATP. क्लियर? ये यहीं पे लर्न कर लो बेटा. टू मच इंपॉर्टेंट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है. तो होना क्या है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन होना है. किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. CO2 और H2 में ब्रेक हो जाएगा, प्लस एनर्जी रिलीज होगी ATP की फॉर्म में. ठीक है. फिगर आपको ये एक्चुअल में क्या है? यहाँ इनसाइड द सेल में क्या हो रहा है? रेसिप्रेशन हो रहा है. सेल्यूलर रेसिप्रेशन, इसको बोलेंगे सेल्यूलर रेसिप्रेशन. सेल के अंदर रेसिप्रेशन. अब जरा उस टॉपिक पे आइए. ये आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं, बट आपको आपकी बुक में फिगर है. यहाँ पे क्या है? नेजल पासेस. नेजल पासेस से जस्ट नीचे, यहाँ से आप क्या करोगे? इनहेल करोगे. जस्ट नीचे क्या है? ट्रैकिया. यहाँ पे क्या है? ट्रैकिया. ट्रैकिया से जस्ट ऊपर फिरिंग्स, लिरिंग्स, माउथ कैविटी. लिरिंग्स देखा होगा. लिरिंग्स किस काम में आता है? कमेंट सेक्शन में बताना किस काम में आता है लिरिंग्स. ठीक है. ट्रैकिया पे आइए. ट्रैकिया पे क्या होता है? ट्रैकिया जो है किस फॉर्म में है? कैसी शेप है ट्रैकिया की? और ऐसी ही शेप क्यों है? आपने देखा है कार्टिलेज बने हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. ट्रैकिया किससे बनी है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से. किस कौन सी फॉर्म है? C फॉर्म. मतलब इस टाइप से, इस टाइप से. अब ये इसी टाइप से क्यों बने? अगर ये इस टाइप से ना बनते और आप इनहेल करते, और इनहेल के बाद सपोज करो कि ओनली मेम्ब्रेन से बने होते, ठीक है, ओनली मेम्ब्रेन से बने होते, तो जब आप एक्सहेल करते, जब आप सांस को बाहर छोड़ते, एक्सहेल करते, तो क्या होता? जो आपके ये कार्टिलेज हैं, ये ओनली अगर मेम्ब्रेन से बने होते तो ये क्लैप्स कर जाते. क्या कर जाते? क्लैप्स कर जाते. तो क्लैप्स ना करे, दैट्स वाई ये किस फॉर्म में है? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज. और कार्टिलेज ये थोड़ा हार्ड होता है, ये उसके क्लैप्शन को रोकता है. NCERT में भी लिखा होगा. NCERT में भी लिखा होगा, नहीं लिखा है. जस्ट अ मिनट. NCERT में भी लिखा है. ठीक है. तो
ये बेटा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा नहीं, होता है एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। कार्टिलेज कि वहाँ पे क्या हो जाता है, क्लैप्सिंग ना हो जाए। पेज नंबर 103 नीचे के पैसेज पे आइए। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प्स इन द प्रोसेस फ्रॉम द हेयर द एयर पासिज थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट में क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। दीज एंश्योर, ये क्या कर देते हैं, एंश्योर कर देते हैं, सुनिश्चित कर देते हैं दैट एयर पासिस डज नॉट कलेप्स, कि एयर जो जा रही है, पास जो हो रही है, वो कलेप्स नहीं करेगी, ना इनहेल में करेगी ना एक्सहेल में करेगी, ठीक है। तो पूछ लेता है, ये पूछ लेता है नहीं पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या कारण होता है इसका। रिंग ऑफ कार्टिलेज की इंपॉर्टेंस क्या है, ये एयर को क्लैप्स, एयर जो जा रही है, ठीक है, या इनहेल कर रहे हो या एक्सहेल कर रहे हो, एनसीईआरटी में भी लिखा है, ये इंश्योर कर देती है कि वो क्लैप्स ना हो, ठीक है। अगर ओनली मेम्ब्रेन की बनी होती तो क्या कर जाती, क्लैप्स कर जाती। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के नीचे अब आ गई आपकी ब्रोंकाई। दो वेज आ गए लाइक दिस, ये ब्रोंकाई हो गई, ये ब्रोंकाई हो गई। ब्रोंकाई के नीचे आ गए ब्रोंकल्स, ठीक है। अब ब्रोंकाई में से क्या निकल के आ रहा है, एल्वियोलाई। ब्रोंकाई में से क्या निकल के आ रहा है बेटा, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की फिगर इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को पता होगा, नहीं पता है तो लर्न कर लेना। एल्वियोलाई, अब यहाँ पे क्या होना है एल्वियोलाई पे। अब एल्वियोलाई की जरा एक बार स्ट्रक्चर देखें कैसी है। ये इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वो भी छोटे छोटे बलून लाइक, ये बना दी, ये बना दी, ये बना दी। ये तो इसी टाइप की क्यों बनी है, ये आपको पता है। इसके अराउंड क्या है, बहुत सारी कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर इसलिए ऐसा है लाइक जैसे किसकी थी, विली की थी। विली क्या करती थी, सरफेस एरिया इंक्रीज करती थी ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, वही काम ये करती है। जब इसमें एयर आती है, ऑक्सीजन आती है, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब कर सके, दैट्स वाई इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, बलून लाइक। क्लियर, ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा बिग साइज में बना लेता हूँ। ऑक्सीजन आ रही है, अब ऑक्सीजन जो आएगी, ऑक्सीजन आ गई। अब ऑक्सीजन आने के बाद वो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये लंग्स में से यानी एल्वियोलाई में से क्या लेके जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन कैरी करेंगे। अब ये जो ऑक्सीजन कैरी करेंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ से एल्वियोलाई से यानी लंग्स से जो ब्लड वेसल्स के थ्रू पास होगी, वो किस प्रोसेस के थ्रू पास होगी सर, डिफ्यूजन के थ्रू पास होती है, डिफ्यूजन के थ्रू पास होती है, डिफ्यूजन के थ्रू पास होती है। यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू पास नहीं होगी बेटा, ओनली डिफ्यूजन ये काम नहीं कर सकता। कारण क्या है, रीजन, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज जो ऑक्सीजन है ना वो लेस सोल्यूबल होता है, इसकी सोल्यूबिलिटी बहुत कम होती है, लेस सोल्यूबल होता है। क्लियर, ऑटो जो होता है वो बहुत लेस सोल्यूबल होता है। तो अनदर मेथड चाहिए, अनदर मेथड, ताकि ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के अंदर यानी ब्लड वेसल्स के साथ साथ ब्लड के साथ साथ फ्लो करके सेल्स में बाकी पार्ट्स में जा सके। तो कौन हेल्प करेगा इसमें, आपका हेल्प करेगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हेल्प करता है, ओनली डिफ्यूजन से बात नहीं बनती है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो O2 को
अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, O2 ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर लेता है। और हीमोग्लोबिन को का सेकंड नेम आप कह सकते हो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या, हीमोग्लोबिन, क्योंकि यही ऑक्सीजन को लेके जाएगा बाकी के बॉडी पार्ट्स में। क्लियर? CO2 का क्या है भाई, ये सेल्स में जाएंगी, ऑक्सीजन सेल्स में जाएगी, सेल्स में अपना काम करेगा, सेल्स क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2, CO2 प्रोड्यूस करेगा। तो CO2 क्या है, हाई सोल्यूबल होती है, हाईली सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल होती है। जब हाईली सोल्यूबल होती है, इसको एक्सटर्नल पिगमेंट की यानी एक्सटर्नल मेथड की जरूरत नहीं है, ये सीधी चली जाएगी, इसको अनदर मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी सारे की जरूरत नहीं है। CO2 सोल्यूबल होती है, ठीक है, NCERT में भी गिवन है, ये इजीली चली जाएगी। क्लियर? ओके, इतना काम हो गया, चलो आगे चलते हैं। और NCERT में आपको क्या करना है ये बता देते हैं। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है इसमें, लास्ट टॉपिक में लिखा हुआ है पेज नंबर 104 पे, द पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कार्पकल्स, ठीक है, यही पिगमेंट हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ध्यान रखना है, ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है। क्लियर? अच्छा, एक बात पे डिस्कशन करते हैं। जब आप इनहेल करते हो तो क्या लेते हो आप? ऑक्सीजन लेते हो? क्या लेते हो? एयर लेते हो ना, ऑक्सीजन नहीं लेते। चुन चुन के ऑक्सीजन थोड़ी ले जा रहे, ये ऑक्सीजन कलेक्ट करी और ले ली। आप क्या लेते हो? एयर लेते हो। इनहेल में आप क्या करोगे? जब आप इनहेल करोगे तो जो आप एयर ले रहे हो, क्या ले रहे हो? ले तो एयर ही रहे हो। उस एयर में ऑक्सीजन जो है वो रिच है, रिच O2 इन एयर। और जब आप एक्सहेल करते हो, तो जो आप एक्सहेल कर रहे हो, जो भी एक्सहेल कर रहे हो, उसमें CO2 बहुत हाई अमाउंट में होती है, रिच CO2, हाई अमाउंट में क्या होती है? CO2। वन मोर थिंग, जब आप इनहेल करते हो फिर एक्सहेल करते हो, तो जितना वॉल्यूम आपने इनहेल किया वो सारा का सारा वॉल्यूम एक्सहेल नहीं करते हो आप, उसका नियर अबाउट वन थर्ड वो आपके अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, वो आपके अंदर ही अपना काम करता है, ठीक है, सारा का सारा एक्सहेल नहीं होता है। क्लियर? कुछ पार्ट अंदर ही रहता है, ठीक है। डायफ्राम नीचे क्या है? डायफ्राम है। डायफ्राम क्या करता है? हेल्प करता है। जब आप इनहेल करोगे लंग्स क्या करेंगे? एक्सपेंड हो जाएंगे, एल्वेओली एक्सपेंड होगी, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, तो डायफ्राम भी क्या करता है? इनहेल एक्सहेल में आपकी हेल्प करता है। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, ये बता चुका हूँ, सब कुछ बता दिया मैंने, फिर भी ये NCERT आप रीड कर लेना। देखो इसी में लिखा हुआ है पेज नंबर 104 पे, ड्यूरिंग ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कुछ पार्ट रहता है वहाँ पे, सो दैट, क्यों? देयर इज सफिशिएंट, अंडरलाइन कर लेना इसको, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग से लेके, देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, ताकि उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाए, किसके लिए? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए और CO2 को रिलीज करने के लिए, ठीक है ना। NCERT में भी गिवन है, इसलिए NCERT पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं ऐसे बता रहा था, मैंने आज NCERT बाद में उठा ली, ठीक है ना।
इसमें लिखा अंडरलाइन कर लेना, देयर इज सफिशिएंट टाइम। क्या करता है, रेजिडुअल वॉल्यूम रह जाता है एयर के अंदर, ठीक है, ताकि उसे सफिशिएंट टाइम मिल जाए ऑक्सीजन को, ठीक है, एब्जॉर्ब करने के लिए और CO2 को रिलीज करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। चलो, अब क्या हो रहा है, ग्लूकोज कैसे कैसे ब्रेक हो रहा है। सबसे पहले ग्लूकोज जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेक हो जाएगा। किसमें, पायरुवेट में। सर पायरुवेट का फॉर्मूला, नो नीड एट योर लेवल। 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है पायरुवेट, प्लस एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। एनसीईआरटी में फिगर गिवन है, आपके एनसीईआरटी में फिगर गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 प्रोसेस हो रहे हैं बेटा, 3 प्रोसेस हो रहे हैं। एब्सेंस ऑफ O2 फर्स्ट, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल यीस्ट, क्या बना, इथेनॉल। 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, 2 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अब जो एनर्जी है यहाँ पे ATP, मैंने क्या बताया था, करेंसी, एनर्जी करेंसी। कितने मॉलिक्यूल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के, ओनली 2 मॉलिक्यूल, बहुत कम। ओके, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन की कमी है, जब आप क्या करते हो, कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हो, हार्ड वर्क कर लेते हो, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमारी मसल्स में क्या हो जाता है, क्रैम्प पड़ जाते हैं, ठीक है ना, देखे होंगे क्रैम्प पड़ जाते हैं, ठीक है, अकड़न आ जाती है, शरीर में क्रैम्प पड़ जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो पायरुवेट कन्वर्ट होगा वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस एनर्जी निकलेगी। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। बट अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या बनेगा, वही बनना था जो स्टार्टिंग में बताया था, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और 38 मॉलिक्यूल बनने हैं किसके, ATP। कितने, 38। कितनी सारी एनर्जी निकल रही है, बहुत सारी एनर्जी निकल रही है, ठीक है बेटा। ओके, अब ATP की बात करें, एक मॉलिक्यूल होता है ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें भी गिवन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। 2 मॉलिक्यूल फास्फेट के होते हैं, ऐसे सपोज कर लो, ठीक है। अब होता क्या है एक्चुअल में, जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी क्या करती है, एक फास्फोरस ऐसे ही साइड में रहता है, एक फास्फोरस ऐसे ही साइड में रहता है, तो ये एनर्जी क्या करती है, वो इसके साथ एक बॉन्ड बना लेती है, एनर्जी के हेल्प से वो फॉस्फेट इसके साथ लिंकेज कर लेता है। यानी क्या बन गया, कितने फॉस्फेट है, 3, ATP, क्या बना, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पहले ADP था, ADP से ATP कैसे बना, जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई, उस एनर्जी ने क्या किया, एक फास्फोरस को, ये 2 फास्फोरस ऑलरेडी थे ADP में, यहाँ पे एक लिंकेज बना दिया, यानी बॉन्ड बना दिया, क्या बना, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ATP बन गया। यहाँ पे कितने ATP बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा, यानी यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। ओके, अब बात मैं करूँ, अगर जब when cell utilize एनर्जी, जब उसको एनर्जी की जरूरत होगी, जब उसको एनर्जी यूटिलाइज करनी होगी, तो क्या करेगा, वो लिंकेज को तोड़ लेगा, इस लिंकेज को क्या करेगा, ब्रेक कर लेगा। यहाँ से जो एनर्जी मिली थी, वो एनर्जी यहीं पे तो है, वो एनर्जी यहाँ यूटिलाइज हो जाएगी। ये अगेन किस में चेंज हो जाएगा, ये अगेन किस में चेंज हो जाएगा, ADP, अगेन चेंज हो जाएगा ADP, क्लियर, ADP में चेंज हो जाएगा।
क्लियर। उसको एनर्जी दूसरे कोई से भी स्टेप की बात ले लो, एनर्जी क्या करेगी, एक तीसरे फास्फेट मॉलिक्यूल को इसके साथ कनेक्ट कर देगी, ठीक है, यानी वो एनर्जी इसके साथ कनेक्ट हो गई। जब भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो इस बॉन्ड को ब्रेक करके अपनी एनर्जी ले लेगा और एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में। अब एडीपी में कन्वर्ट हो गया, कोई बात नहीं। अब जरा एनसीईआरटी पे आ जाइए। एनसीईआरटी पे जो ये है ब्राउन कलर में ऊपर लिखा है, इसके जस्ट ऊपर लिखा है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसिस अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, ओके, विच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। सेल जितनी भी एक्टिविटीज करेगा, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, उसका एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी से। क्लियर, एटीपी से मिलती कैसे कैसे बता दी। एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिवन राइजिंग अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। एटीपी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। एटीपी अभी मैंने बताया कैसे ब्रेक डाउन होता है। एटीपी ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होकर क्या मिलेगा, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। यानी उससे एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो सकती हैं, जो सेल्स में कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो पॉसिबल है, क्योंकि उनके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एंडोथर्मिक में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेक प्लेस होती हैं। अब इसी में गिवन है, देखो ये गिवन है एडीपी, ये मैंने बता दिया, एडीपी प्लस पी गिव्स आउट एनर्जी। इस एनर्जी ने क्या किया, एडीपी के साथ ये जो तीसरे वाला फॉस्फेट है ये लिंकेज बना लिया इसके साथ, क्या बन गया, एटीपी। वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। आपको इसमें लर्न क्या करना है, इसमें एक तो ये लर्न रखना है कि जब एटीपी ब्रोक linkage in ATP is broken using water when the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water की हेल्प से the energy equivalent to 30.5 किलोजूल पर मोल। 1 मोल में कितनी रिलीज होती है, 30.5 किलोजूल। देखो कितनी एनर्जी रिलीज होती है और इसकी वैल्यू आपको लर्न रखनी है। 30.5 किलोजूल पर मोल आपको एनर्जी, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ये आपको लर्न रखनी है। क्लियर। लास्ट की लाइन में लिखा है सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज्ड इन द सेल्स फॉर द कंट्रैक्शंस ऑफ मसल्स। एटीपी आप यूज करते हो, सेल्स में यूज कर सकते हो कंट्रैक्शंस ऑफ मसल्स को कंट्रैक्ट करने में, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करने में, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सिस एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में सेल्स इनका यूज कर सकता है, ठीक है, ओके। अब ये आपका सेकंड लेक्चर था, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन गो टू द कमेंट सेक्शन बॉक्स, ठीक है। सी यू नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके।